कासिम एक एक कदम उसकी जानिब बढ़ा रहा था। शफा की रंगत उड़ी हुई थी, वो दीवार से जा लगी। कासिम ने दोनों हाथ दीवार पर रखकर उसका रास्ता बंद किया और उसके बेहद करीब हो गया। उसका चेहरा शफा के चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसके कान के करीब होकर कहने लगा, मुझे सच सच बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? वरना आज जो मैं तुम्हारा हशर करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। उसका लहजा बड़ा सख्त था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर ली। वो उसके और भी ज्यादा करीब हो गया, यहाँ तक कि अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख के उसे अपने साथ लगाया। कहने लगा, आज तुम्हें सही मानों में बताऊंगा कि इज्जत लूटना किसे कहते हैं। शफा की आंखों से आंसू बहने लगे, उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। कासिम, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना। अपनी शहादत की उंगली उसने शफा के कांपते हुए होंठों पर फेरनी शुरू की। कहने लगा, सच बता रही हो या मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ूं? उस वक्त शफा की हालत बहुत बुरी थी, रंगत फक पड़ चुकी थी। कहने लगी, तुम मुझसे दूर हटो फिर बताऊंगी। वो जरा सा पीछे हटा, फिर वो नजरें चुराते हुए कहने लगी, मैं खाला के बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं जानती थी कि मेरे इनकार की कोई अहमियत नहीं होगी। मुझे यही सब ठीक लगा। शादी को रुकवाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्लीज कासिम, मुझे समझने की कोशिश करो, वो मुल्तजी लहजे में बोली। ये सुनकर कासिम का गुस्से से बुरा हाल हुआ। कहने लगा, अगर तुम्हें अपनी खाला का बेटा पसंद नहीं था तो क्या मैं पसंद था? कासिम की बात सुनकर उसने नफी में सर हिलाया। कहने लगी, नहीं, तुम तो मुझे जहर लगते हो। कासिम का जी चाहा उस लड़की का गला घोंट दे। वो कहने लगा, तुम भी मुझे कोई शहजादी हूरम नहीं लगती, जहर ही लगती हो। तुमने अपना रास्ता साफ करने के लिए मुझे इस्तेमाल तो कर लिया। क्या ये सोचा है कि मेरे साथ जिंदगी गुजार लोगी क्या? अपने खालाजाद के साथ तो तुम शायद फिर भी खुश रह सकती थी। मैं तो तुम्हें एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ खुश रखना तो बहुत दूर की बात है, और वो भी ये सब कुछ हो जाने के बाद। तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल के रख दिया है शफा। वो अपने दांत कचकचा कर यूं बोल रहा था जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। वो कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, बस सिर्फ खाला के बेटे का रिश्ता तोड़ने के लिए मैंने ऐसे किया था। कासिम का जी चाहा कि उस लड़की का मुंह तोड़ के रख दे। कहने लगा, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाओगी और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, तुम्हें बख्श दूंगा? कासिम ने उसे बाजू से पकड़ा, अपने बेड पे ला के पटखा। कहने लगा, बहुत शौक था तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने का, आज तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ। इससे पहले कि वो अपनी शर्ट के बटन खोलता, वो कहने लगी, कासिम प्लीज शर्ट मत उतारना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। खाला के घर इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। कासिम ने कहर भरी आंखों से उसे देखा था। मोहब्बत किसी और से, शादी से खुद इनकार इसलिए नहीं किया कि सबके सामने बुरी ना बन जाऊं। और मैं तो शायद फालतू चीज था जिसे तुमने इस्तेमाल किया। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना हूं जिसे बर वक्त जरूरत तुम इस्तेमाल करो, और जब तुम्हारा जी चाहे तुम मुझे ये कहो कि मैं तुम्हारे बाप के टुकड़ों पर पलता हूँ। जब तुम्हारा जी चाहे तुम मुझ पे घटिया इल्जाम लगा दो। तुम समझती हो कि मैं चुप रहूं, तुम्हारी हर बात सुनता रहूंगा, मानता रहूंगा? तुम्हें अंदाजा है तुमने मुझ पर कितना घटिया इल्जाम लगाया है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा रिश्ता खाला के घर ना हो जाए और मैं तुम्हें तुम्हारे महबूब से मिला दूं। अपने सर पे इतनी बड़ी बदनामी लेके मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी जान नहीं ले लूंगा मैं। ये कहते हुए उसका लहजा बहुत गुस्सेला हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। शफा हाथ जोड़े रोए जा रही थी। कहने लगी, मुझे हाथ मत लगाना प्लीज कासिम। लेकिन कासिम कहने लगा, हर बार मैं तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं बनूंगा। तुम्हारे खेले जाने वाले इस खेल का ऐसा जवाब तुम्हें जरूर दूंगा कि तुम सारी जिंदगी भूलोगी नहीं। ये कहकर वो बेड पर लेट गया था। बेड वैसे भी छोटा था भी दीवार के साथ लगा हुआ, इसलिए शफा बेड से नीचे नहीं उतर सकती थी। कासिम ने शफा का हाथ पकड़कर बड़ी जोर से अपनी जानिब खींचा था। वो किसी कटी पतंग की तरह उसके पहलू में आ लगी। जब कासिम की आंखों में जुनून देखा तो समझ गई कि वो उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसने अपनी आंखें जोर से भींच ली। उसका पूरा वजूद ठंडा पड़ने लगा
होंठ बुरी तरह से कपकपाने लगे जब उसे अपने माथे पर कासिम के होंठों का लम्स महसूस हुआ। और फिर सुबह कासिम की आंख शफा की सिसकियों से खुली थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। कमरा इतना छोटा था कि बेड और दीवारगीर अलमारी के बाद सिर्फ चलने की ही जगह मुश्किल से थी। बेड भी डबल बेड से छोटा था। इसी वजह से कासिम ने जब आंखें खोली तो वो एक कोने के साथ लगी रोए जा रही थी। कहने लगा, क्या हुआ? किस बात का रोना डाला हुआ है तुमने? तुम्हें तो बहुत शौक था मेरी बीवी बनने का, और अब मैं तुम्हें बना भी चुका हूँ, इसलिए रोना धोना बंद करो, ऐश करो। तुम्हें कासिम की संगत नसीब हुई है, जिसकी खातिर तुमने उस रात इतना बड़ा तमाशा किया। तब तो बड़ी मजबूती से मुझे पकड़ रखा था, तो रात को क्यों प्लीज प्लीज कर रही थी? कासिम मेरे करीब मत आओ, मुझे हाथ मत लगाओ। अंदाज मजाक उड़ाने वाला था, मुस्कुरा भी रहा था। शफा ने सुलगते हुए उसे देखा तो वो उठ के बैठ गया, गाना गुनगुनाने लगा। जालिम नजरों से ना यूं मुझको देखो, मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा। फिर हंसने लगा, कहने लगा, इस घर की इकलौती लाडली बेटी यूं कासिम के स्टोर की जीनत भी बन सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर उसे कलाई से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। वो उसकी गिरफ्त में कसमसाने लगी, कहने लगी, कासिम छोड़ो मुझे, किसी बिखरी हुई शेरनी की तरह से कह रही थी। वो कहने लगा, इतनी भी हसीन नहीं हो तुम कि तुम्हारे लिए ही पागल होता रहूं। तुम्हारी बस एक गलत फहमी दूर करनी थी शफा। जो कल रात मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारे उस दिन का रद्द अमल था, वरना तुम जैसी लड़की को मुंह लगाने का मुझे कोई शौक नहीं है। ये कहकर कासिम ने उसे छोड़ दिया। फिर कहने लगा, जाओ जाके किचन में मेरे लिए नाश्ता बनाओ, आज अपनी बीवी के हाथ का नाश्ता करेंगे। वो उसे गुस्से से देख रही थी। कहने लगी, मुझे नहीं पता था तुम इतने बुरे इंसान निकलोगे। कहने लगा, पता चल गया ना कितना बुरा इंसान हूं मैं। अगर तुम चाहती हो ना तुम्हारे साथ और ज्यादा बुरा ना करूं तो मेरे लिए नाश्ता बनाओ। शफा पहले गुस्से से बिफरी बैठी थी। कहने लगी, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, तुम्हारी मुलाजिमा नहीं हूं, तुम शायद अपनी औकात। उसका ये कहना था कि कासिम बड़े गजबनाक अंदाज से उठा और उसके पास आ गया। कहने लगा, आज के बाद मुझे मेरी औकात याद ना दिलाना, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान तुम्हारा बाप नहीं मैं हूं, और मैं क्या कर सकता हूं तुम अच्छी तरह से जानती हो। कल सबके सामने मैं तुम्हें अपने कमरे में लेके आया था, तुम्हारे बाप समेत किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे रोक सके। अपना लहजा मेरे सामने ऊंचा करोगी तो बहुत पछताओगी। वो कहने लगी, मुझे तुमसे नफरत है। ये कहते हुए शफा रोने लगी, क्योंकि पहली बार उसके सामने बेबस हुई थी। वो कहने लगा, मुझे कौन सा तुमसे मोहब्बत है, या मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूं? मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। आइंदा मेरे साथ ऐसा खेल खेलने से पहले ये अच्छी तरह सोच लेना कि तुम्हें जवाब भी वैसा ही मिलेगा। उसके बाद कासिम ने अपनी अलमारी खोली, अपने कपड़े निकाले, नहाने चला गया। शफा फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा था कि जो कुछ उसने कासिम के साथ किया है, कासिम उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। वक्त गुजर जाएगा। जिस दिन वो अपनी दोस्त के घर गई थी, वहां पर उसने यही प्लान बनाया था कि किसी न किसी तरीके से खाला के बेटे का रिश्ता तोड़ देगी, और फिर वो हसनैन से शादी करने का अपना अलग प्लान बनाएगी। लेकिन इस चक्कर में सब कुछ उल्टा हो गया। कासिम उसकी तवक्को से बिल्कुल हट के निकला। कासिम के वॉशरूम से बाहर निकलने से पहले पहले वो अपने कमरे से बाहर निकल गई। उसकी माँ ने जब शफा को यूं रोते हुए देखा तो कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगी, कुछ नहीं, अब तो ये रोना मेरी किस्मत में लिखा जा चुका है। उसकी माँ कहने लगी, शफा तुमने खुद कहा था कि निकाह कर दो, और हमने तुम्हारे कहने पर ऐसा किया था, वरना हम उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा देते। उसे क्या पता था कि उसकी चली गई चाल उल्टी उस पर पड़ जाएगी। बहरहाल वो किचन में चली गई। उसने पहले कासिम के लिए नाश्ता बनाया। उसकी वालिदा किचन में आके कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहने लगी, उस खबीस के लिए नाश्ता बना रही हूँ। उसकी माँ कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है उसके नखरे उठाने की, समझ में आई? ठीक है, तुम उसकी बीवी हो मगर हमारी बेटी भी हो, और वो हमारे घर पे रहता है, तुम्हारे बाप के रहमो करम पर पल रहा है, कोई जरूरत नहीं तुम्हें उसके नाजो नखरे उठाने की। ये सुनकर शफा को कुछ तसल्ली हुई थी कि सब घर वाले अभी भी उसके साथ हैं,
लेकिन जब उसकी नजर किचन के दरवाजे पर पड़ी तो तब तक कासिम दोनों माँ बेटी की बातें सुन चुका था। वो किचन के अंदर आ गया। उसकी मुमानी उसे गुस्से से देखने लगी। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा हूँ क्या? मुमानी जान इतनी मेहरबान नजरों से क्यों देख रही हैं? कहने लगी, मैंने सामान की लिस्ट बना दी है, फैक्ट्री जाने से पहले सामान ला देना। मुमानी ने उसे उसकी पुरानी हैसियत याद दिलाई। कासिम कहने लगा, इस काम के लिए तो आप किसी मुलाजिम को रख ले तो बेहतर है, क्योंकि मैं तो अब इस घर का दामाद हूँ। मुमानी कहने लगी, हमारे यहाँ दामाद बेटी को अपने घर में रखते हैं, घर दामादी नहीं करते। अगर तुम्हें घर दामादी करनी है ना तो फिर गुलामी भी करो। ये कहकर वो बाहर चली गई। शफा भी उनके पीछे बाहर निकल गई। ये बात कासिम के दिल पर लगी, इसलिए अपनी फैक्ट्री में जाने के बजाय अपने दोस्त की फैक्ट्री में चला गया, जो उसे पिछले 6 महीने से बुला रहा था कि अगर तुम सुपरवाइजिंग मेरी फैक्ट्री में करो और जितनी मेहनत तुम अपने मामू की फैक्ट्री में करते हो उतनी मेरे पास करो तो मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। उसने अपने दोस्त के साथ कमिटमेंट कर ली। बदले में उसके दोस्त ने उसे एक छोटा सा घर भी दे दिया, जो कि उसकी फैक्ट्री के करीब ही था। कुछ देर के बाद ही जब कासिम घर वापस आया तो शफा अपने कमरे में थी। उसने शफा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो उसे देख के कहने लगी कि देखो, मुझ पे ज्यादा रोब जमाने की कोशिश मत करना। यह मत समझना कि मेरे माँ बाप तुम्हें मनमानी करने देंगे। शफा का वही पुराना अंदाज वापस आ चुका था, लेकिन कासिम उस वक्त उजलत में था। कहने लगा, तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। ये कहकर उसके कमरे में आया, अलमारी के ऊपर से उसका बैग नीचे उतारा, उसका बैग खोला और उसकी अलमारी खोलकर उसके कपड़े बैग में रखने लगा। वो कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? कहने लगा, अंधी हो क्या, नजर नहीं आ रहा? तुम्हारे कपड़े रख रहा हूँ, तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ। ये सुनकर शफा का सांस सीने में अटका था। कहने लगी, अपने घर का क्या मतलब है? कहने लगा, अपने घर का मतलब वो घर जहां तुम और मैं होंगे और तीसरा कोई नहीं होगा। अब मैं इतना बेगैरत भी नहीं हूं कि अपनी बीवी को एक घर भी ना दे सकूं और घर दामाद बन के ससुराल की गुलामी करूं और ससुराल के टुकड़ों पर जिंदगी गुजारूं। जैसे तुम्हारी माँ ने आज मुझे ताना दिया है, कल को तुम्हें भी ताना देंगी कि तुम्हारा शौहर हमारे टुकड़ों पर पलता है, और ये सुन के तुम्हें बहुत दुख होगा। मैं नहीं चाहता मेरी प्यारी सी बीवी को ऐसे तानेबाजियां सुननी पड़े। ये सुन करके उसे कासिम के साथ अलग घर में रहना पड़ेगा। वो बुरी तरह से घबराई। वो कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। कासिम कहने लगा, जाना तो पड़ेगा। उसके बाद वो शफा का बैग लेकर बाहर आ गया। शफा उसके पीछे ही आई। कहने लगी, मैं अम्मी से बात करती हूँ, वो आज के बाद तुम्हें कोई ताना नहीं देंगी। कासिम कहने लगा, कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी बीवी हो, मेरा जहां जी चाहेगा तुम्हें लेके जाऊंगा। इत्तेफाक ऐसा था कि घर पे उस वक्त कोई मौजूद भी नहीं था। शफा की वालिदा अपनी देवरानी के साथ बाजार गई थी। दूसरे चचा के दोनों बेटे फैक्ट्री में होते थे। चचा और उसके अपने वालिद भी फैक्ट्री में ही होते थे। कासिम ने अपने कपड़े भी बैग में डाले। बाहर वो टैक्सी पहले से ही ले आया था, इसलिए सामान टैक्सी में रखकर शफा का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले आया। वो इनकार करती रही, लेकिन वो उसे अपने साथ लेकर उस छोटे से घर में आ गया था। कहने लगा, ये है तुम्हारा घर, अब तुम यहीं रहोगी। कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ इस छोटे से घर में नहीं रह सकती। वो कहने लगा, रहना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें बहुत शौक था मेरी बीवी बनने का, तो जाहिर है जिंदगी तो गुजारनी है ना। शफा जान। शफा बहुत बुरी तरह फंस गई थी। उस घर में किचन में कुछ सामान भी मौजूद था जिससे वो खाना बना सकती थी, और एक कमरे में फर्नीचर भी था। रात का खाना कासिम बाजार से ले आया था। शफा ने खाना खाने से इनकार कर दिया। कहने लगी, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मेरे घर छोड़ के आओ कासिम। कासिम ने कंधे उचकाए। कहने लगा, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो बेशक भूखी मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने खाना खाया, बर्तन उठाए, खाना फ्रिज में रखा। तब तक शफा अपने कमरे में जा चुकी थी। कासिम भी कमरे में आया और बेड पे आकर लेट गया, लेकिन शफा के पेट में चूहे नाच रहे थे। भूख की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। जब उसे ये यकीन हो गया कि कासिम सो चुका है, तो आहिस्ता से उठी, कमरे से बाहर आई। किचन में जाके उसने फ्रिज में से सालन निकाला। उसे गर्म करने की भी जहमत नहीं की,
किचन में एक छोटा सा गोल मेज रखा था। वो टेबल पर बैठ के खाना खाने लगी, बड़ी उजलत में एक के बाद एक नवाला मुंह में डाल रही थी। ये भी डर था कि कहीं कासिम ना जाग जाए, क्योंकि उस वक्त तो बड़ा इतरा के कह रही थी कि खाना नहीं खाऊंगी, फिर वो उसे ताने देगा। इसलिए वो जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। उसे भूख बड़ी शिद्दत से लगी हुई थी, लेकिन वो पानी रखना भूल गई थी। मोबाइल की टॉर्च उसने जला रखी थी और एक के बाद एक नवाला अपने मुंह में ठूसे जा रही थी, क्योंकि अब तो भूख के मारे सर चकराने लगा था कि जब उसको हिचकी सी लग गई। कुछ समझ नहीं आया कि पानी कहाँ है, क्योंकि जब से खाना ही नहीं खाया था तो भूखी थी, इसलिए खाना उजलत में खाने की वजह से उसे हिचकी लग गई। जब किचन की लाइट खोली, सामने कासिम को खड़ा देखा तो वो मुंह में रखा नवाला चबा रही थी और ना ही हिचकी को रोक पा रही थी। कासिम ने फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली, गिलास लिया, उसमें पानी डाला और शफा के सामने रख दिया। उसने खिफ्फत के मारे गिलास उठाया और 2 घूंट पानी पिया। नवाला जैसे ही नीचे उतरा, हिचकी खत्म हो चुकी थी। वो दूसरी कुर्सी खींच कर बैठ गया। कहने लगा, जब तुमसे भूखा नहीं रहा जाता तो क्यों अकड़ दिखाती हो? अपनी नाजुक सी जान पे रहम खाया करो। फिर कहने लगा, आज तो खाना मैं बाजार से ले आया था, कल से खाना तुम अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाना। शफा की तो जैसे भूख ही मर गई। ये कह के वो जा चुका था। कासिम जब फैक्ट्री जाता तो वो बाहर से ताला लगा कर जाता था। जब वापस आता तो वो मुंह सुजाए बैठी होती थी, कुछ भी नहीं पकाती थी। 2 दिन तो कासिम ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन तीसरे दिन उसके पास आ गया। कहने लगा, खाना क्यों नहीं बना रही? कहने लगी, मैं तुम्हारी मुलाजिमा नहीं हूं, मैं कोई काम नहीं करूंगी। कहने लगा, ठीक है, मत करो, फिर मेरे पास एक ही तरीका है। उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे किचन में ले आया। कहने लगा, जल्दी से खाना बनाओ वरना मैं हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करूंगा। ये सुन के वो घबरा गई, जल्दी जल्दी प्याज काटने लगी। 1 घंटे में वो खाना तैयार कर चुकी थी। कासिम ने पहला नवाला लिया तो खाना इतना मजे का नहीं था। कहने लगा, आज तो मैं खा रहा हूं ये सब कुछ, कल से खाना मुझे मेरे मुताबिक चाहिए। शफा लाडों में पली थी, उसके लिए थप्पड़ का सोच कर भी उसकी जान निकलने लगती थी। घर इतना बड़ा नहीं था कि जिसे साफ करना मुश्किल होता, और फिर दोबारा कासिम उसके करीब आया भी नहीं था। बस एक ही बार उससे अपना हक हासिल किया था। उस छोटे से घर में 2 कमरे थे, लेकिन बेड सिर्फ एक ही कमरे में था। वो दोनों एक ही बेड पे सोते भी थे, लेकिन कासिम कभी उसके करीब नहीं आया था, इसलिए शफा भी कुछ मुतमईन सी हो गई। एक बार उसके मोबाइल पर हसनैन की कॉल आई। उसने देखा तो उस वक्त कासिम सो चुका था। वो फौरन से अपना मोबाइल लेके बाहर आ गई। वो उससे पूछ रहा था कि वो कहाँ है। उसने रोते रोते सारी बात हसनैन को बता दी। हसनैन तो गुस्से से पागल हो गया। कहने लगा, अपने घर का एड्रेस मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो कहने लगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मुझे कहाँ लेकर आया है, लेकिन मैं तुम्हें मेन जगह बता सकती हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ से लाते हुए यहाँ लाया था, लेकिन वो दिन में भी ताला लगा के जाता है। वो कहने लगा, तुम मुझे अपना एड्रेस दो, पहले तो मैं तुम्हारे घर का पता देखूं, फिर एक रात तुम्हें घर से बाहर निकाल के ले जाऊंगा। जब तुम्हारा शौहर सो जाएगा, फिर मैं तुम्हें उससे खुला करवाऊंगा और मैं तुमसे शादी करूंगा। वो कहने लगी, लेकिन वो मुझसे अपना ताल्लुक कायम कर चुका है। हसनैन कहने लगा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर शफा खुश हो गई। बहरहाल हसनैन उसका घर देख चुका था। फिर यह भी तय हो चुका था कि वो एक रात कासिम के घर से भाग जाएगी। जैसे ही कासिम सोया, शफा आहिस्ता से उठी और कमरे से बाहर निकल गई और फिर दरवाजा खोल के बाहर आ गई। बाहर बहुत अंधेरा था, लेकिन सामने एक गाड़ी खड़ी थी। वो फौरन तेज कदम उठाते हुए उस गाड़ी के पास गई। वो गाड़ी हसनैन की थी। शफा उसके साथ बैठकर चली गई। वो उसे एक फ्लैट पर लेकर गया। ये देखकर वो हैरान हुई। कहने लगी, तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं लेकर गए? कहने लगा, कौन सा घर? कहने लगी, वही रोमा वाला घर। वो हंसने लगा। कहने लगा, रोमा मेरी कुछ नहीं लगती, वो सिर्फ मेरी ग्रुप मेंबर है, बहन नहीं है। ये सुनकर शफा उसे हैरत से देख रही थी। कहने लगा, उसका काम ही यही है,
कि वो कॉलेज की लड़कियों के सामने मुझे अपना भाई जाहिर करे। फिर मेरी उन लड़कियों से दोस्ती करवाती है जो कि बहुत खूबसूरत और बेवकूफ होती हैं, जैसे कि तुम। फिर मैं उन लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसा कर यहाँ ले आता हूँ। पहले खुद उनकी इज्जत को बर्बाद करता हूँ, उसके बाद उन्हें आगे बेच देता हूँ। ये सुनकर शफा के होश उड़े थे। कहने लगा, तुम पहली लड़की नहीं हो। ये कहकर वो शफा के करीब आया, उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तो जब भी उसके फ्लैट के मेन डोर की बेल बजी, वो हैरान था कि इस वक्त कौन हो सकता है। जैसे ही बाहर गया, दरवाजा खोला तो सामने पुलिस थी। पुलिस के साथ कासिम भी खड़ा था। शफा ने जब कासिम को देखा तो रोती हुई उसके पास आई, उसके साथ लग गई। कासिम कहने लगा, इसे गिरफ्तार कर लें, क्योंकि ये मेरी बीवी को झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर यहाँ लाया है। पुलिस ने हसनैन को पकड़ लिया। कहने लगी कि कब से हमें इस गिरोह की तलाश थी, अब ये पकड़ा गया है तो बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे। पुलिस ने कुछ पूछगुछ शफा से भी की थी। उसके बाद शफा को कासिम घर ले आया। पूरे रास्ते कासिम ने कोई बात नहीं की, बहुत गुस्से में था। लेकिन शफा जरूर पछता रही थी, क्योंकि उसने कासिम के साथ अच्छा नहीं किया था। घर आके कहने लगी, कासिम मेरी बात सुनो। कासिम कहने लगा, कुछ नहीं सुनना मुझे। शफा कहने लगी, तुमने मुझे बचाया क्यों? कहने लगा, इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर शफा और भी ज्यादा शर्मिंदा हुई। सारी जिंदगी जिसे बुरा भला समझती रही, उसने फिर भी उसे हैसियत दी। कहने लगी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं घर में नहीं हूं? कहने लगा, तुम क्या समझती हो कि मैं सो जाता हूं तो क्या मर जाता हूं? मेरी नींद इतनी पक्की नहीं है, अभी से नहीं, तब से जब मेरी माँ की शादी हुई थी। बचपन से खौफ के मारे मुझे कभी भी गहरी नींद नहीं आती। पहले तन्हाई से खौफ आता था, क्योंकि 7 साल की उम्र में माँ चली गई थी मेरी। मामू के रवैयों से, मुमानियों की आंखों से डर लगता था। लेकिन फिर डरना छोड़ दिया, अपने आप को पत्थर का बना लिया। और नींद भी ऐसी ही है, जरा सी आवाज से खुल जाती है। इसलिए 2 दिन से जो बकवास तुम अपने आशिक के साथ फोन पे कर रही थी, मैं पीछे खड़ा सुन रहा होता था। तुम्हारे सारे प्लान से वाकिफ था, इसलिए पुलिस से पहले ही कह चुका था। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी भी गलत हाथों में लगो, क्योंकि तुम जैसी बेवकूफ लड़कियां ही ऐसे लोगों का आसान हदफ होती हैं। ये कहकर वो बेड पर लेट गया। शफा को अपने किए पर बेहद अफसोस हो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि हसनैन उसे इतना बड़ा धोखा देगा। अगर कासिम वक्त पर ना पहुंचता तो वो तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, बल्कि उसकी तो सारी जिंदगी बर्बाद होके रह जाती। रात में जाने कब शफा को नींद आई। सुबह जब आंख खुली तो कासिम जा चुका था, बेड खाली था। उसने आज कासिम की पसंद की चीजें बनाई थी, पूरा दिन किचन में लगा दिया था। जब वो घर आया तो काफी चुप चुप सा था। शफा कहने लगी, खाना लगा दूं कासिम? कहने लगा, नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ, मेरे लिए इतनी मेहनत मत किया करो। कहने लगी, मैंने पूरा दिन लगाकर तुम्हारी पसंद की हर चीज बनाई है, थोड़ा सा चख लो। शफा की बात सुन के कहने लगा, अच्छा ठीक है, खाना लगाओ टेबल पे, मैं आता हूँ। उसने थोड़ा थोड़ा सा ही खाना खाया था, साथ साथ शफा को देखता भी जा रहा था। खाने के दौरान कहने लगा, तुम मुझे पसंद नहीं करती तो तुम वापस जा सकती हो, कहोगी तो तलाक भी दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी नफरत में किसी गलत शख्स के हत्थे चढ़ जाओ। शफा उसे हैरत से देख रही थी। उसने बमुश्किल अपनी प्लेट में रखे चावल खत्म किए, फिर अपने कमरे में चला गया। शफा के आंसू बहने लगे। हमेशा उसे गलत समझती आई, और जब वो उसके दिल में बस चुका तो उसे छोड़ने की बात कर रहा था। शफा कमरे में गई तो वो अपना तकिया दुरुस्त करने लगा। शफा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे गुस्से से देखकर कहने लगी, अगर तुमने मुझे छोड़ना ही था तो मेरे साथ वो सब कुछ क्यों किया था? कासिम, तुम मुझे अपनी बीवी बनाने के बाद मुझे छोड़ना चाहते हो ताकि मेरी शादी किसी बुढ़े से हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ तलाक याफ्ता लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते। मुझे सजा देना चाहते हो? कहने लगा, मैं जबरदस्ती का रिश्ता नहीं रखना चाहता शफा। ये सुनकर शफा अपने दोनों हाथ जोड़ने लगी, रोने लगी। कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहती। जो शख्स मेरी इज्जत की खातिर मुझे दुश्मनों के चुंगल से बचा सकता है, उससे बेहतर मेरे लिए कोई भी हमसफर नहीं हो सकता। मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुमने बदले में कभी मेरे साथ बुरा नहीं किया।
शुरू में मुझे रोकते थे कि मैं किसी भी लड़के से बात ना करूं, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम कहो तो मैं अपने घर वालों के सामने तुम्हारे किरदार की गवाही देने को तैयार हूं। वो कहने लगा, इस तरह तुम बदनाम हो जाओगी, इसलिए जो हो चुका हो उसे भूल दो, उसे छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। फिर पूछने लगा, शफा क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? पता नहीं क्या सुनना चाहता था। शफा ने अपना चेहरा ऊपर किया, वो उसी को देख रहा था। कहने लगी, पहले तुम बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? कासिम कहने लगा, पहले मैंने पूछा है ना शफा, इसलिए पहले तुम बताओ। शफा कहने लगी, जी नहीं, पहले तुम बताओ। कासिम ने अपनी नखरेली बीवी को अपने सीने से लगाया था। कहने लगा, बहुत मोहब्बत करने लगा हूं और करना चाहता भी हूं। शफा कहने लगी, मैं भी। कहने लगा, लेकिन अगर मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करूंगा तो उसका क्या होगा जिससे मुझे तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत है। ये सुनकर शफा ने उसके सीने से लगे लगे उसे ऊपर मुंह करके देखा। कहने लगी, कासिम तुम किसी और से मोहब्बत करते हो? कासिम कहने लगा, हया से। शफा की आंखें आंसुओं से भरने लगी। कहने लगी, ये हया कौन है? कहने लगा, मेरी बेटी। शफा फौरन उससे पीछे हटी, लेकिन कासिम की मजबूत गिरफ्त से निकल नहीं पाई। कहने लगी, तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? कहने लगा, शादी हुई है तो कल को बेटी भी तो होगी। उस वक्त मैं तुमसे कम और हया से ज्यादा प्यार करूंगा। कासिम की बात सुनकर शफा को ढेरों शर्म आई और कासिम हंस रहा था। कुछ दिन बाद शफा ने अपनी वालिदा से ये कहा कि वो कासिम से मोहब्बत करती है, इसलिए उसने ये सारा खेल खेलना चाहा था। कासिम का कोई कसूर नहीं था। मुझे पता था आप लोग कासिम से मेरी शादी कभी भी नहीं करेंगे, इसलिए ये कदम उसे उठाना पड़ा और अब वो कासिम के साथ बहुत खुश है। आहिस्ता आहिस्ता वो कासिम की तरफ माइल होने लगी और शफा उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी। दोनों खूब बातें करते हंसते। कासिम सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी उसे इतनी खुशियां भी दे सकती है। वो लड़की जो कल तक उसके लिए काबिल नफरत थी, आज उसे दिल से अजीज होने लगी थी, क्योंकि उसका बहुत ख्याल रखती थी, उससे प्यार भी करती थी, उसकी हर महरूमी को खत्म कर चुकी थी। अब तो फातिमा भी कभी कभी कासिम के पास आकर रहने लगी थी, शफा के कहने पर। कासिम ने फातिमा की तरफ से भी अपना दिल साफ कर लिया था कि जो कुछ हुआ वो मजबूरी की हालत में हुआ था। खुशियां दोबारा से लौट आई थी, क्योंकि गम हमेशा नहीं रहते, खत्म हो जाते हैं।